सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा है। क्लास आपका फिजिक्स का है और यहाँ पे हम डेली फिजिक्स के बारे में आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को डेली देखेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आपको एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि आज ये क्लास है, ये आपका कौन सा ये क्लास है आपका फिजिक्स का। और इसे पता ही है, लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। और इसमें हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन क्या कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक आपको क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन क्या था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। जी बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है। इसका जवाब देने के लिए जो इसका जवाब दिया मैं उसका नाम बता देता हूँ। यादव काजल, और उसके बाद दशरथ भारती, और उसके बाद सतीश पाल, और इसका जवाब था शिव कुमार का जवाब था जो परफेक्ट था। और उसके बाद मेड इन इंडिया, जो मेड इन इंडिया है ना, इनका भी जवाब परफेक्ट था। तो सही, अच्छा लगा, मस्त लगा। आप ऐसे कमेंट करते रहिए। ये सब जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही यूजफुल होंगे। देख लेना, नया आएगा तो फिर बताना मुझसे। इसका वजह मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इसका वजह क्या होता है, उत्तल लेंस की मैं बात करूँ इसकी फोकस दूरी की तो पॉजिटिव होती है। कैसे, ये ध्यान से देखिएगा। ये हो गया इसका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। और आपको पता है ना, जब मुखज के समांतर इस तरह से प्रकाश की किरण अगर जाती है, इस तरह से मैं इसको यहाँ से इस तरह से मिला सकते हैं, तो इस तरह से जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यूं करके मुखज को यहाँ पे काटती है। और जहाँ पे काटती है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर हो से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो अगर हम निर्देशांक ज्यामिति के पर्पज से देखें तो देखिए इधर की, अगर मैं इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से बढ़ा दूँ इस तरह से, अब इधर इसको समझाऊँ तो बेस्ट होगा। देखिए साथियों, इसको अगर हम निर्देशांक ज्यामिति के पर्पज से देखें तो इसको समझाना एकदम आसान है। अगर मैं इसको इस तरह से अगर डॉटेड लाइन से अगर इसको बढ़ा दूँ, इसको बढ़ा दूँ, इसको बढ़ा दूँ, तो इधर की दूरी हो जाती है प्लस, ऊपर की दूरी हो जाती है प्लस, इधर की माइनस, और इधर की क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो बताओ फोकस दूरी तो इधर ही आई थी ना, ऑप्टिकल सेंटर हो गया और यहाँ एफ था, तो यहीं से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो इधर की सारी दूरियाँ कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो ये इसका पर्पज हो गया, इसका वजह हो गया। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, अपने सिलेबस में चलते हैं और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही जवाब दीजिए, आपके लिए एक दिन जरूर बेनिफिट साबित होने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कहाँ तक मैं करा चुका था। मैं आपको इससे पहले करा चुका था कि आखिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा इमेज किस तरह से 6 कंडीशन इसके उत्तल के और एक कंडीशन अवतल के 7 कंडीशन जो होते हैं, इनके बारे में मैंने पूरा जिक्र आपको करा दिया था। और अवतल लेंस द्वारा जो एक ही कंडीशन आता था उस कंडीशन के बारे में मैंने क्या कर दिया था, पूरी डीपली से अच्छी तरह से बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसे आपने दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ा था, जस्ट वैसे ही होता है लेंस का रेखीय आवर्धन। पेस्ट और उसका क्या कॉपी सेम वैसा ही है, और बस इसमें थोड़े से साइन जो होते हैं वो चेंजिंग आते हैं, बाकी यह सब मामला वैसा ही रहता है। तो आज हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर रेखीय आवर्धन होता क्या है, किसका, लेंस का हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले दर्पण का पढ़े थे। तो पहले हेडिंग आपका डाल लीजिए कि रेखीय आवर्धन किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेंस का। तो ये आज का हेडिंग डाल लीजिए, लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस क्या, रेखीय आवर्धन इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं पूरे डिटेल से कि आखिर ये होता क्या है। राइटिंग थोड़ी सी सौरभद्दी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे तो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रेखीय आवर्धन होता क्या है, यानी आवर्धन से हम लोग क्या पता कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे अभी 6 केस उसका पढ़ा था, अगर एक केस नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम होगा, आपके सामने आएगा। अगर एक 6 केस और एक और उसके नहीं केस पढ़े होंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे का वीडियो देख के तब फिर इसको देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी क्या बनती थी, हम लोग प्रतिबिंब बनाते थे, याद आ रहा है कि नहीं। जब आप जितने भी ऑब्जेक्ट वस्तु लिए थे तो उसको आगे पीछे इस तरह से कर रहे थे, कहाँ से, लेंस के प्रकाशित केंद्र से। तो ऐसे केस में अलग अलग कभी छोटा इमेज तो कभी बड़ा इमेज, कभी छोटा बड़ा इमेज आता था। समझ आ रहा है क्या। तो अगर वस्तु होगा उसी तरह कभी कभी आप भी देखते होंगे रियल लाइफ में, अपने रियल लाइफ में अगर आप भी देखते होंगे तो जब आप सन के सामने खड़े होते हैं तो आपकी भी शैडो क्या होती है, कभी छोटी कभी बड़ी, छोटी बड़ी आती है या नहीं आती है। सूर्य के सामने ऐसे सूर्य होता है
है ना। सुबह में देखेंगे तो आपकी परछाई बहुत बड़ी, फिर सुबह फिर दोपहर होते होते आपकी परछाई छोटी, फिर उसके बाद शाम को बड़ी, है ना। तो जस्ट वैसे ही दर्पण में भी आपने देखा था कि वस्तु के जो प्रतिबिंब बन रहे थे किस तरह से छोटे बड़े बन रहे थे। तो वहीं पे आते हैं, यही आवर्धन क्या होती है, रेखीय आवर्धन क्या होती है। रेखीय आवर्धन से ये हम लोग पता कर लेते हैं, है ना, जिसको लीनियर मैग्नीफिकेशन आप बोलते हैं। इसके सपोर्ट से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आखिर वस्तु कितनी बड़ी है और उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा। इसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं किससे, रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन से यही जानकारी आपको मिल जाती है कि अगर इतनी बड़ी वस्तु है तो इसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, किसमें, लेंस में हो या फिर दर्पण में। इसके सहारे से हम लोग किसके सहारे से पता कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन से। क्या मेरी बात क्लियर हुआ? रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन से यही आपको मालूम हो जाए है सॉरी, रेखीय आवर्धन से आपको यही मालूम होता है कि कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा। इसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं किससे, रेखीय आवर्धन से। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी। ये हेडिंग डाला अपना, लेंस का रेखीय आवर्धन। चलो इसकी परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसके आगे बढ़ाइए, लेकिन इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया एक्चुअल इसकी क्या डिफिनीशन। इससे हम स्मॉल m, अब हाँ देखिएगा, स्मॉल m हिंदी में मत लिख दीजिएगा, स्मॉल m, ठीक है, ये ऐसे लिखिएगा। स्मॉल m बोलने का सेंस ऐसे आपको लिखना है, ठीक। गलती यहीं पे बच्चे लोग करते हैं, जब स्मॉल m बोला जाता है तो लिखते हैं बड़े अच्छे तरीके से, स्मॉल m ऐसे लिख देते हैं। नो, ऐसे नहीं लिखना है, समझदार हो ना यार। समझदारों के लिए क्या काफ़ी है, इशारा काफ़ी है। वो वाला काफ़ी मत समझना, पीने वाला है नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब यार। तो चलिए देखिए, अब इसके वो हो गया, इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या, फार्मूला। पहले ध्यान से देखिए, पहले अब लिखेंगे क्या, फार्मूला क्या, रेखीय आवर्धन, क्वेश्चन में क्या, m बराबर, यही बताया हूँ आपको, प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और उसके बाद किसके बाद वस्तु की क्या, लंबाई। ये देखिए परिभाषा यही बताया हूँ रेखीय आवर्धन का कि प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ से देखिए रेखीय आवर्धन की परिभाषा निकल जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे ना, ये देखिए आया वाला ना, अनुपात है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं हम लोग क्या, रेखीय आवर्धन। क्लियर? देखिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं हम लोग, अनुपात का मतलब क्या, बट्टे, अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर? क्या अनुपात का मतलब समझते हैं? अनुपात का मतलब होता है कोई डेटा दिया रहता है, उस डेटा को एकदम काट के एकदम छोटा कर देने से जो वैल्यू निकल के आती है उसका रेशियो कहलाती है। अब देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा, अब जानते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रतिबिंब, जैसे देखिए रेखीय आवर्धन को दिखाते हैं किससे, m से, उसी तरह प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग दिखाते हैं किससे, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से, और वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बहुत प्यारा सा एक शॉर्ट फार्मूला निकल जाता है, आवर्धन यम बराबर होता है h डैश और बट्टे क्या, h। ये फार्मूले दोनों के दोनों, ये हिंदी रूप है और इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस तरह से आप इसको क्या बना लेना, इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ क्या? इतना डेटा आपके पास सेव हुआ मेमोरी में। अब देखिए हम यहाँ से आपको कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट आपको सिखा देते हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट सिखा के रख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, वो कौन सा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। अब लगाएंगे इसके बाद क्या लगाएंगे आप, स्टार। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। अब जो नए बच्चे होंगे उनको स्टार का शायद मतलब ना समझ आता हो कि यार स्टार क्या होता है। स्टार में जैसे हर टीचर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है लिखवाने की, कुछ लोग नोट लिखवाते हैं ना, जो अच्छी फैक्ट होती है उसमें कुछ लोग नोट में डलवाते हैं, तो वो नोट की जगह मैं स्टार में डलवा देता हूँ, कुछ लोग हैश मरवा के डलवाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार में ऐसे करेंगे इस तरह से,
ठीक, हमारा स्टार ये है। अब आपका स्टार चाहे वो वाला स्टार होगा, ऐसे वाला तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार एक तरह से बनते हैं ना, वो अपना वाला स्टार, तो ये मेरा वाला स्टार है। इस तरह से बनाना है आपको। स्टार बोला हूँ, अपने हिसाब से अपना स्टार बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, एक अच्छी फैक्ट बता रहा हूँ कि पेपर में देखिए 3 चीज़ यहाँ से निकलता है। क्या? आवर्धन का मान आपको देता है, कितना मान? 3 मान, कि अगर आवर्धन का वैल्यू 1 हो, अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो और आवर्धन का मान अगर 1 से क्या हो, छोटा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या अभी लिखना नहीं है, स्टार लगा के छोड़े रहना। 3 केस आपको लिखवाऊंगा। अगर यम इक्वल 1, यम का मान 1 हो जाए और यम की वैल्यू है 1 से बड़ी आए, ये 1 की वैल्यू 1 से बड़ी आए और 1 की वैल्यू 1 से क्या आ रहा है, छोटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आवर्धन 1 हो गया, आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है। 1 से बड़ा का मतलब समझते हो ना, 1 से बड़ा का वैल्यू जैसे 2 हो जाए, 1.5 हो जाए, 1.2 हो जाए, 1.5 हो जाए, ये सारे के सारे वैल्यू 1 से बड़ी है। और 1 से छोटी का मतलब समझ रहे हो, दशमलव में वैल्यू, जैसे 1 से छोटी का मतलब जैसे 0.5, 0.25, 1 से छोटी वैल्यू ये सारे के सारी 0.25, 0.36, 0.38, 0.0000, ये सारे के सारे वैल्यू 1 से क्या है, छोटी हैं। ये बताने की जरूरत नहीं होगी, 1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू आप पहचान ले रहे होंगे। तो चलिए अभी स्टार में लगाए रहिएगा, ये 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आवर्धन का वैल्यू 1 आ गया, आवर्धन का मान, इसका मान 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो आप इसका मतलब ये होता है कि अगर आवर्धन की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, अब अभी सोच के बताइए, कॉमन सेंस की बताइए, आवर्धन का फॉर्मूला यही है, आवर्धन का फॉर्मूला यही है। और आवर्धन का मान 1 कब आएगा, जितनी बड़ी, देखिए 1 कब आएगा आप बताओ। यहाँ पे पहला केस मैं दिखा रहा हूँ, 3 केस यहाँ से बनते हैं, दूसरा का और कौन सा केस, ये तीसरा का केस। ध्यान से देखना, आवर्धन की वैल्यू अगर ये 1 आ चुकी है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन सेंस लगाओ। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन की वैल्यू 1 आने का मतलब, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि आवर्धन का वैल्यू 1 आ गया है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब है और उतनी बड़ी वस्तु की लंबाई है। मतलब अगर प्रतिबिंब की लंबाई, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई अगर 10 रही होगी, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अगर 10 रही होगी तो वस्तु की भी लंबाई कितनी रही होगी, 10। अब वस्तु की लंबाई का मतलब समझते हैं ना, जैसे हमारी, हम लोगों की हाइट हो गई, जैसे इस पेन की हाइट हो गई, और ये जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, और ये क्या हो गया, पेन हो गया। ये पेन की हाइट हो गई और ये मार्कर, ये मार्कर की हाइट हो गई, और किसकी हो गई, ये पेन की हाइट हो गई। समझा? अगर ये, अब मैं मान लेता हूँ ये वस्तु हो गई और ये मान लेता हूँ इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गई, तो जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी अगर उसकी प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में अगर बराबर हो जाएगी तो एक कट के, और एक कितना आ जाएगा पता है, इसका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं प्रतिबिंब की लंबाई 10 मानता हूँ और ये भी उतना 10 हो जाए, कितना हो जाए, 10, क्यों, तभी ना कट के 1 आएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा कि आवर्धन की वैल्यू कितना आ रही है, 1। तो 1 आने का मतलब क्या हो गया कि जितनी बड़ी अगर वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई रही होगी और उतनी बड़ी वस्तु की लंबाई रही होगी, तभी वो कट के 1 आएगा, अन्यथा किसी भी केस में नहीं आएगा। तो कोई पूछता अगर कि आवर्धन का मान 1 है तो इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या सीखते हो, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये बताना होगा कि अगर आवर्धन की वैल्यू 1 है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। समझा? इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? पहला केस समझ में आया? ये सारे के सारे केस स्टार में डलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। समझ आया? अभी पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद मैं करवा दूंगा। तो एक केस समझ आया अच्छे से, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा का केस में अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 1 कब आएगी, जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगा, तो आवर्धन की वैल्यू 1 होगी। अब 3 केस बनते हैं इसके, कितने केस, 3 केस। ये 3 केस आपके सामने मैं लिखा हूँ। दूसरा का केस है कि अगर आवर्धन का मान जो है 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। अब दिमाग लगाओ, अगर 1 से बड़ा आने का तात्पर्य क्या है, 1 से बड़ा आने का तात्पर्य क्या है, 1 से बड़ा, आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ा का मतलब 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है।
तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो अगर होगी तो आप सोच सकते हैं। आप जानते हैं ना, अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी होती है तो ऑलरेडी वैल्यू जो होती है एक से बड़ी आती है। क्या मेरी बात समझ पकड़ पा रहे हैं? मैथ पढ़ा है, मैथ पढ़े हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर ऊपर वाली वैल्यू, अंश वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाए और हर वाली वैल्यू छोटी हो जाए तो ऑलरेडी वो जो डेटा होता है वो हमेशा एक से क्या आएगी, बड़ी आएगी। चलिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देखना, मैं थोड़ा लिखाता हूँ। जैसे 10 बटा हो जाए कितना, 5, 10 बटा कितना हो जाए 5, इसको काटो, देखो आएगा 2। और डेटा जो डेटा है वो 2 से क्या आ रहा है, अरे 1 से ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह ऊपर वाली अगर वैल्यू बढ़ा लीजिए, नीचे वाली वैल्यू छोटा अगर लेंगे तो हमेशा जो डेटा होगा 1 से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है कि आवर्धन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आने का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी किसकी लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। कोई भी मान ले सकते, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी मतलब ज़्यादा आएगी वस्तु की लंबाई से। अगर जैसे मैं प्रतिबिंब की लंबाई अगर 11 मानता हूँ, कितना 11, और वस्तु की लंबाई इसमें क्या कर दो, इसको कम करोगे तभी आवर्धन का मान 1 से क्या होगा, बड़ी आएगी। अब जैसे इसकी लंबाई मैंने मान लिया कि 10 मान लिया, अब इसका भाग लगाओगे तो 1.1 आएगा। और यहाँ पे देखा आवर्धन की जो वैल्यू है वो 1.1 आई, जो 1 से क्या है, बड़ा है। इस वाले दूसरे वाले में केस कब में कह रहा है कि आवर्धन का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहेंगे सर कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है और वस्तु की लंबाई क्या है, छोटी है, तभी ये वैल्यू आवर्धन का मान 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। कोई भी डेटा आप रख के देखिए, आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी होने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला डेटा बड़ा होगा तभी मान 1 से बड़ा आएगा। जैसे ऊपर वाली डेटा में 100 ले लिया और नीचे वाली वैल्यू छोटा लोगे तभी भाग लगाओगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। जैसे मैं मान लिया 90, अब इसको काटोगे तो 10 बटा 9 होगा, और भाग लगा के देख लो आप, भाग लगा के देख लीजिए। और इसका जैसे 9 से भाग लगाते हैं आप किस में, 10 में, तो 9 कम ना हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 पॉइंट, यहाँ से 0 उतार देंगे, 1 फिर 9, और फिर इस तरह से कितना होगा 10, अरे 9, 1.1 करके इस तरह से आएगा, 1.111, इस तरह से डेटा आपका क्या होता जाएगा, ये डेटा आपका बढ़ता जाएगा। तो देखा ना, ये वैल्यू 1 से क्या हो रही है, बड़ी आ रही है। तो दूसरे का केस में ये कह रहा है कि अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ी है तो आप क्या सीखते हो, तो आप बताएंगे अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है और वस्तु की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, तभी आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। 2 केस। और तीसरा केस में कहता है कि अगर आवर्धन की वैल्यू जो है 1 से छोटी अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है। पेपर में अगर पूछ देता है आपसे कि अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप बताएंगे कि अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा आ रहा है तो पता है छोटा कब आएगा, मैथ के छात्र हो ना, बताओ ये आवर्धन है। अब बताओ ये ऐसे केस में पता है प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर वाली वैल्यू को आप छोटा कर दो, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर दो, छोटा कर लो, जैसे अच्छा कर लिया, और नीचे वाली वैल्यू क्या कर दो, बढ़ा दो। अब देखो भाग लगाओगे दशमलव में चला जाएगा, ये 0.7 कितना होगा, 56, 8, 7 8 कितना होगा 56, और 60 है ना, बचेगा 4, और 7 25 कितना हो जाएगा 35, इस तरह से आएगा 0.85, और आगे भी इस तरह से समथिंग करके जाता रहेगा। तो देखा ये वैल्यू 1 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, यानी ये वैल्यू का मतलब ये वैल्यू किसकी, ये आवर्धन का मान जो हो रहा है 1 से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। तो आवर्धन का मान 1 से छोटा कब आ सकता है, जब पता है जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाए और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो जब छोटे संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक छोटा आएगा वैल्यू, समझा। तो यहाँ से ये 3 केस इंपॉर्टेंट होते हैं, यम ग्रेटर देन एम ग्रेटर यम इक्वल 1, यम बराबर 1, यम का मान 1 से बड़ा आ रहा है और 1 का मान 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये केस होगा। तो जब एक कोई पूछेगा कि अगर यम की वैल्यू जो है 1 आ रही है तो आप बताना कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब है उतनी बड़ी वस्तु है, दोनों बराबर चल रहे हैं, तभी ये कट के आ जाएगा कितना 1, ठीक। दूसर का केस में अब कोई कहेगा कि अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू तो बोले तो किसकी, यानी कहेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, किसकी लंबाई से, वस्तु की लंबाई से, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी और वस्तु की लंबाई छोटी है। तो बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से जब भाग लगेगा तभी वैल्यू जो होगी वो 1 से क्या आती है, बड़ी आएगी। अब लगा के देख लेना, इस तरह से समझा भी दिया हूँ। और तीसरा केस होता है कि अगर कहा जाता है कि अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है,
आवर्धन की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो छोटी है और वस्तु की लंबाई बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी। और जब बड़े छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग लगाओगे ना तो दशमलव में ही जाएगा, दशमलव में जाएगा तो ऑलरेडी 100 वैल्यू क्या होगी, ये छोटी आ रही, इस तरह से देख सकते हैं। ये 3 के तीनों केस में लिखवाने जा रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे ख्याल से समझ आया ना, ये समझ आ रहा है ना, एम की वैल्यू 1 से छोटी है, एम की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से वैल्यू छोटी कभी तभी आ सकती है, पता है, जब ऊपर वाला वैल्यू छोटा और नीचे वाला बड़ा हो जाए। जैसे देखिए मैंने ले लिया ऊपर वाला वैल्यू 99 ले लिया, कितना ले लिया, छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे ऊपर वाली वैल्यू 4 ले लिया और नीचे वाली वैल्यू बड़ा करो इसको, तभी 1 से छोटी आएगी। तीसरे के केस के लिए एम की वैल्यू 1 से छोटी। अब देखिए भाग लगाइए ना, 5 से भाग दीजिए 4 में, 0.0 और 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 कटा और कितना आ गया यहाँ से 0, तो यानी एक आंसर भाग लगाया तो ये 0.8 आया, मतलब 0.8 आया है। किसका वैल्यू है, हमारा एम का वैल्यू। एम की वैल्यू जो है ये 0.8 8 से छोटी है, अरे सॉरी 1 से छोटी है, 1 से क्या है, छोटी आ रही ना। तो कब आई, जब वो अपने प्रतिबिंब की लंबाई छोटा कर दिया और वस्तु की लंबाई को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो ये 3 केस इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से समझ आ चुकी, क्योंकि ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। तो चलिए स्टार आपने करवाया था ना, स्टार में 3 पॉइंट फटाफट डालो। स्टार में पहली पॉइंट अभी लिखो, लिखिए स्टार में पहली पॉइंट कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, अभी लिखना नहीं, पहले देख लो। यदि यम इक्वल 1 हो, यदि यम इक्वल क्या हो, 1 हो, मतलब अगर यम बोले तो क्या, आवर्धन की वैल्यू कितना हो, 1 हो, इस तरह से। इसमें पहला हिंट डाल लीजिए, पहला हिंट डाल के लिखो, स्टार में पहले पॉइंट डाल के इसमें पहला हिंट डालिए। यदि यम बराबर 1 हो, यदि एम बराबर 1 हो, इसके अंदर हम ब्लू पेन से लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे बता दे रहा हूँ, लिखवाऊंगे कि यदि आवर्धन का मान यम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस ये लिखवाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा। क्लियर। यदि यम बराबर कितना हो, 1 हो, उसके बाद डैश, ये हेडिंग ब्लैक पेन से होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए यदि आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान 1 होता है, यदि आवर्धन का मान 1 होता है तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है। दूसरी पॉइंट डालो, दूसरी पॉइंट, और दूसरी अगला हैंड डालिए, दूसरी पॉइंट में स्टार में ही चलेगा, स्टार में ही दूसरी पॉइंट डालो और यहाँ पे लिखो दूसरी में, यदि यम ग्रेटर देन यम हो, यदि एम ग्रेटर देन 1 हो, समझा। दूसरी पॉइंट लिखिए, तो ये लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा इसमें पता है, देखो पहले ध्यान से देख लो। ये लिखवाऊंगा कि यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो बड़ी है, वस्तु की लंबाई क्या है, छोटी है। तब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी रहेगी तो भाग लगाओगे तो 1 से बड़ा आएगा, समझा। मैथ के छात्रों ना थोड़ा कॉमन सेंस आवश्यकता से ज़्यादा सोचो ना भाई। लिखिए ये हेडिंग डालिए, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है तो इसका तात्पर्य होता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या है, बड़ी है। बस इतना लिखना है। 2 केस, और यहाँ से आप तीसरा का केस लिखवा देंगे, इस तरह से एक तरह से और लिखवाएंगे। और ये तीसरा की केस क्या हो जाएगी, यदि ऐसे लिखेंगे, तीसरा का हेडिंग डालेंगे, यम लेस देन 1 हो, यदि m लेस देन 1 हो, इसके बाद डैश, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। क्या लिखवाऊंगा मैं बता दे रहा हूँ, यही लिखवाऊंगा कि यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो छोटी होगी और वस्तु की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी अगर हो जाएगी तो भाग ऑटोमेटिक जो होगा लगाओगे ना तो 1 से छोटी आएगी वैल्यू। तो ये हेडिंग डाल लिया, लिखिए इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, यदि आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से, ऐसे लिखो, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होगी, से छोटी होगी। एक ही पाई लगा दीजिए बस, उसके बाद फाइनल। ये तीनों के तीनों केस हो गए यहाँ से आपके क्या फाइनल। और एक थोड़े से 1 पॉइंट 2 पॉइंट और है बचे हुए, 3 पॉइंट लग गया स्टार में। स्टार में 1 पॉइंट और लिखो, चौथा पॉइंट कौन सा,
फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट में चलिए साथियों, अब आपको बता अब चलिए साथियों देखिए, अब आपको बताना है, ये 3 पॉइंट तो मैंने करा दिया ना, अब चौथा पॉइंट में लिखना है क्या। देखिए चौथा पॉइंट में एक चिन्ह पूछता है। क्या पूछता है? साइन। साइन का होता समझते हैं ना, चिन्ह। कि आवर्धन का मान अगर धनात्मक हो जाए, यम की वैल्यू क्या हो जाती है? धनात्मक। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो याद रखिएगा, अगर आभासी, अगर इमेज कैसा होगा? आभासी। और जानते हैं ना आभासी को एक नाम से क्या बोलते हैं? आभासी। और क्वेश्चन में हम लोग क्या? सीधा। अगर आभासी और सीधा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और क्या बनता है? सीधा। अब बताओ कि अगर आभासी और सीधा की बात करूं मैं, तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन की वैल्यू होती है, यम की वैल्यू जो होती है कैसी होती है? धनात्मक होती है। पहला एक केस, और दूसर की केस होती है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्वेश्चन में क्या इशू बोलते हैं? उल्टा के केस में वास्तविक और उल्टा के लिए जो आवर्धन की वैल्यू होती है कैसी होती है? निगेटिव होती है। पेपर में हर बार पूछता है, हर बार आपसे पूछता है पेपर में कि बताओ कि आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का वैल्यू कैसा होता है, तो आप बताएंगे धनात्मक। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन की वैल्यू कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताओ कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है क्या? उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपका जवाब आना चाहिए जी बिल्कुल बनता है। किस केस में बनता है मैं आपको बता दूं, छठे नंबर का केस होता है। छठवें वाले केस में जो होता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी। और बाकी अब 5 केस में क्या? वास्तविक बनता है। और अवतल की अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस में तो हमेशा एक ही केस होता है, और उस केस में जो इमेज बनता है कैसा बनता है? उस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो उस वाले केस में इमेज हमेशा बनता है सीधा, यानी सीधे बोले तो क्या? आभासी। ठीक है, तो बस आपको ऐसे पकड़ना है। अब स्टार में 3 पॉइंट हो गया ना, यही बात लिखवाऊंगा। चौथा पॉइंट लिखिए। चौथे पॉइंट यही लिखवाऊंगा। देखिए वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए लिख लो। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्वेश्चन में एक चीज लिख लेना, ऋणात्मक क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ पे लिखना ऐसे क्या? ऋणात्मक। और क्वेश्चन में इस तरह से ऋणात्मक होता है। फिर उसके बाद नीचे लिखिए जबकि आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। धनात्मक का क्वेश्चन में लिख लेना प्लस होता है। क्लियर? अब एक कितना होगा? 4 पॉइंट हो गया। 3 तो एक हो गया 4। 1 पॉइंट और लिख लीजिए। 1 पॉइंट और 1 पॉइंट और पॉइंट कौन सा है? 5वां नंबर का पॉइंट लिख लो। और 5वां नंबर के पॉइंट में हम क्या लिखवाएंगे? एक अच्छी शब्द लिखवाएंगे, सेंटेंस। क्या? अगर आपको आवर्धन की पहचान करनी है ना, तो कैसे पता करेंगे? सवाल में जब दिया जाएगा तो आवर्धन को कैसे पहचानेंगे? उसमें गुना बोलेगा, 1.5 गुना, आधा गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इस तरह से बोलेगा तो समझ लेना कि वो आवर्धन है। लिखिए, अगर हमें स्टार में लिखिए 5वां पॉइंट लिखिए, अगर हमें आवर्धन की पता करना है, अगर हमें आवर्धन को पता करना है तो इसकी पहचान हम गुना से करते हैं। तो इसकी पहचान हम किससे करते हैं? गुना से करते हैं। तो 1 स्टार लगाया, इस तरह से 5 पॉइंट अपने लिख लिया। अब इससे बाहर आवर्धन के से कुछ भी नहीं आ सकता है। तो चलिए साथियों, इतना हुआ आपका क्या? कंप्लीट। इतना हो चुका आपका क्या? कंप्लीट। और उसके बाद आज के लिए इतना ही। और भी कुछ टॉपिक होंगे तो मैं आपको कल आगे लेक्चर में दूंगा। तो चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा मुझे। और हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन, इसका जवाब भी आपको देना है हर बच्चे को।